ठीक है, तो पार्ट 2 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कंटिन्यू करते हैं। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस 1952 दे वर्कड विद अ वायरस बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस के साथ उन्होंने काम किया। इन लोगों ने क्या किया कि बैक्टीरिया को अटैच किया बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में वो डाल देता है। उसकी फंक्शनिंग ऐसी है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल सेल है वो उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को खुद का समझ के मैन्युफैक्चर करता है और ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स। एंड ये वायरस इस तरीके से बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये अपना वायरस आया बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, ये वायरस आया एंड ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल देगा और इस वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल होगा और ये उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर जब ये प्रोटीन्स बनाएगा खुद के, तो वायरस के भी प्रोटीन्स बनेंगे और ये प्रोटीन्स बाहर जाएंगे और अल्टीमेटली एक नया वायरस जनरेट कर देंगे। कुछ इस तरीके का सिमिलर सा प्रोसेस होता है। तो हर्शी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए from the virus that enter the bacteria. They grow some virus on a medium that contain radioactive phosphorus. तो phosphorus ही क्यों? क्योंकि phosphorus तुम्हें पता है कि डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इसलिए फॉस्फोरस। तो जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेंगे तो बैक्टीरिया का डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, और सल्फर प्रोटीन में होता है। अब जान लो, तो रेडियो एक्टिव सल्फर लेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो वायरस ग्रोन इन एब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, वायरसेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। द रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। तो एक पूरी प्रोसेस है, एक स्टेप से। तो क्या किया कि रेडियो एक्टिव फेजेस मतलब वही वो जो वायरसेस जो दो डिफरेंट कल्चर में ग्रो किए गए। एक मतलब कि एक कल्चर लिया गया, एक प्लेट ली गई, इसमें वायरस रखा, इसमें भी वायरस रखा, ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, तो दो कल्चर बन गया। ठीक है, एक सल्फर का, एक फॉस्फोरस का। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास हो गए, मतलब वहां पे ग्रो किए बेसिकली, तो उनमें ये इनकॉर्पोरेट हो गया। आगे द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, नहीं, फिर रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। फिर वो ई कोलाई लिया, ठीक है, वहां से बैक्टीरिया जोड़ दिया, इससे बेसिकली दोनों को मिक्स कर दिया। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, ये सल्फर वाला है मान लेते हैं, इसने डाला, ये फास्फोरस वाला है। तो यार देखो, अगर ये जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है, तो रेडियो एक्टिविटी जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी इस वायरस से इस बैक्टीरिया को। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो, बट यहाँ पे तो सल्फर है। ओके, तो सल्फर के केस में जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होती है, बेसिकली जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब जेनेटिक मटेरियल वायरस से इसमें गया इकोलाई में, इस दौरान जो रेडियो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए। मतलब कि अब ये जो वायरस है ये रेडियो एक्टिव नहीं रहे और ये ई कोलाई रेडियो एक्टिव हो जाए, तब तो हम मानेंगे कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर्स। बट सल्फर के केस में रेडियो एक्टिव शिफ्ट नहीं हुआ, रेडियो एक्टिविटी वायरस से इकोलाई में नहीं गई। बट जब हमने यही स्टेप फॉस्फोरस वाले वायरसेस के साथ किया, तो रेडियो एक्टिविटी इससे यानी कि वायरस से इकोलाई में चली गई। तो कहने का मतलब प्रूफ हो गया कि भाई फॉस्फोरस ही रेडियो एक्टिव था
तो वही इसको रेडियो एक्टिव बना रहा था, यानी कि वायरस को। और जब हमने दोनों को अटैच किया, जब जेनेटिक मटेरियल इकोलाई में गया, बैक्टीरिया में गया, तो रेडियो एक्टिविटी भी शिफ्ट हो गई। इसका मतलब कि रेडियो फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो था, जिस भी बायोकेमिकल सब्सटेंस में था, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड वो था कौन? डीएनए। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पढ़ लेते हैं फिर। Radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria. The infection proceeded. The virus put the genetic material in the bacteria. The viral coats were removed by bacteria by agitating them in the blender. Basically, जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, जब जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे डायग्राम है, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल जब चला गया इसके अंदर, ये इकोलाई के अंदर चला गया, रेड रेड धागे, तब इसको डिटैच कर दिया, ब्लेंडिंग कर दिया, ब्लेंडर में डाले, मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर में घुमा दिया उसको, तो ये जो इसके खोखले हैं ना, ये जो वायरस के, है ना, ये अलग हो गए बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये चीजें हट गई। ठीक है, और ये हटाना जरूरी था, क्यों? क्योंकि इसके बाद ना सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब होगा, ठीक है, उसमें जो ये पार्टिकल है, ये ऊपर रहेंगे क्योंकि हल्के होंगे, और ये जो इकोलाई है, ये मान लो नीचे रहेगा क्योंकि ये भारी रहेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, तो जैसे लिखा है नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरिटेंडेंट, मतलब ऊपर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो ऊपर अगर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर ऊपर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इसका मतलब कि वायरस में जो रेडियो एक्टिविटी थी वो अब नहीं रही, वो चली गई है नीचे। नीचे कौन है? नीचे मतलब कि ये यहाँ आ गई रेडियो एक्टिविटी, जो कि ये है, यानी कि इकोलाई में आ गई है। और हमें पता है कि ये कौन सा कल्चर है, फॉस्फोरस वाला। तो बेसिकली फॉस्फोरस जिसमें था कंपाउंड में, वही है जो जेनेटिक मटेरियल है, और वो चला गया है अब नीचे, यानी कि इकोलाई में। समझे? तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब यही एक्सप्लेनेशन है पूरे जो मैंने बताया इसी की। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड बाय बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये तुम खुद से पढ़ लो पॉज करके। ठीक है ना, वही बात लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन फिर से है। फिर है डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा हाँ, ये याद रखना कि S35 था और P32 था रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये जो S35 है, सल्फर 35 आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव है, और P32 है। ठीक है, चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस, अब डीएनए आरएनए की लड़ाई होनी है, क्योंकि दो जेनेटिक मटेरियल हैं जीवन में, तो अब इनमें युद्ध तो होगा कि कौन अच्छा कौन बुरा। तो इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टबैको मोज़ेक, टीएमवी एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया था कि आरएनए भी कई बार जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो वही बात लिखी हुई है कि भाई इनमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रेप्लिकेशन करना चाहिए, मतलब अगर ऐसा है तो एक और कॉपी इसको बनानी आनी चाहिए खुद की। स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ऐसा नहीं है कि भाई ये है, हम बाहर गए घर के, धूप लगी हमें, टूट फूट गया, ऐसे टुकड़े हो गए इसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंज। स्टेबल तो होना ही चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना स्टेबल हो कि कभी कुछ हो ही ना, उसमें चेंज ही ना हो। तो नहीं, म्यूटेशन भी होना। म्यूटेशन मतलब जैसे मान लो रुको तो मैं बताते हैं, जैसे कि ये डीएनए है, और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये डीएनए का बैकबोन है ना, मतलब फॉस्फेट एंड शुगर्स, ये तुम्हारे बेसिस हैं। ठीक है, ठीक है, दो होते हैं, दो बना देते हैं, मतलब बेस पेयर्स ना, ये बेस पेयर्स। तो यार मान लो कि यहाँ पर येलो था, यहाँ पे पिंक हो गया ना, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। दिस इज म्यूटेशन। ठीक है ना, दिस इज
म्यू टी ए आएगा नहीं इसमें, दिस इज म्यूटेशन बेसिकली, ठीक है ना। तो जब ये चीज हो तो मतलब ये म्यूटेशन मतलब बेस पेयर्स में घपला होता है कुछ, है ना, चेंज होता है कुछ, और इसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है इट शुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर सोल, थोड़ा होना चाहिए म्यूटेशन, वो रिक्वायर्ड है एवोल्यूशन के लिए, कैसे वो एक अलग ही कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए कैसे म्यूटेशन क्यों जरूरी है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं अभी। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन कैरेक्टर्स में खुद को एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। और प्रोवाइड यार, प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, पहला ही क्राइटेरिया प्रोटीन्स नहीं कर पाते, दैट इज रेप्लिकेशन, प्रोटीन्स रेप्लिकेशन नहीं कर पाते। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद द psychology of organism. Further, 2H group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable, ठीक है। वो जो शुगर था, ये जो शुगर था, इसके यहाँ पर OH था ना RNA में, तो कह रहा है ये चीज अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, DNA में नहीं होता है, यही कह रहा है, ठीक है। RNA is also known to be catalytic, hence reactive, ठीक है। RNA कैटालिटिक होता है, इसका मतलब रिएक्टिव होता है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है भाई, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. The presence of thymine in presence of, हाँ ये अलग बात है, थाइमिन का जो प्रेजेंस है ना, वो एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फर्स्ट, ऑब्वियसली अनस्टेबल है तो ज्यादा म्यूटेशन शो करेगा। Consequently, the virus have RNA genome and having shorter lifespan and mutate and evolve faster. RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the characters. देखो जो सेंट्रल डोगमा में तुमने पढ़ा कि जैसे डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन, तो भाई तुम पहले ही अगर आरएनए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, तुम तुरंत प्रोटीन बना लोगे ना, कोई सीधी सी बात है, ठीक है। DNA, however, is dependent upon RNA for synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both DNA and RNA can function as genetic material. According to Wikipedia, deoxyribonucleic ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ, consequently virus having RNA genome having shorter life and mutated RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the characteristics, ठीक है। DNA, however, is dependent upon RNA for synthesis, ये हो गया था। Above discussion indicate that DNA and RNA can function as genetic material, but DNA, being more stable, is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better, ठीक है। तो DNA भाई स्टोरेज के लिए अच्छा है, थोड़ा स्टेबल है ना, बट ट्रांसमिशन के लिए तो भाई RNA इज बेटर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम RNA को ही अल्टीमेट जेनेटिक मटेरियल माने, DNA is better than RNA. That's why everyone is having DNA as their genetic material. Okay. तो RNA वर्ल्ड, RNA was the first genetic material, metabolism, translation, splicing, etc. तो पहले जीवन में RNA ही था, ठीक है। सारी जो प्रोसेसेस बने हैं ना RNA के ही रिस्पेक्ट में बनी है, DNA तो बाद में आया, स्टेबिलिटी के चक्कर में आया। RNA used to act as a genetic material as well catalyst. DNA has evolved from RNA with a chemical modification that made it more stable, ठीक है, समझे, वही बात है। रेप्लिकेशन पे आ गए अब फाइनली हम, कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है और एक दूसरा डीएनए बनाता है। तो वाटसन एंड क्रिक proposed that two strands would separate and act as a template for synthesizing a new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This is scheme from the semi-conservative DNA replication. मतलब ये हुआ कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है एंड वेट ऐसे नहीं समझ आएगा, एक सेकेंड, ये डीएनए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो होगा क्या, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे वो, ठीक है। तो
एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक स्ट्रैंड ये बन गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, ठीक है, टूट गए बीच से एकदम। अब न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे इनके, ये देखो ये बना नया स्ट्रैंड, वैसे ही इसका बना नया स्ट्रैंड, ठीक है। फिर इनके बीच के वेस्पर्स बना दो, ये भी बना दो भाई, ये भी बना दो, ये लो, ठीक है, हेलिकल स्ट्रैंड है, इफ यू कैन इमेजिन। ओके 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 ओके, सी दिस इज हाउ, दिस इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्योंकि यार अभी भी सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि देखो ना अभी ये रेड स्ट्रैंड तुम्हें नहीं दिख रहा क्या, देखो ना रेड स्ट्रैंड नहीं दिख रहा क्या, ये देखो ना पूरे रेड स्ट्रैंड नहीं दिख रहा तुम्हें, ये है ना सेमी कंजर्वेटिव, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव है ये, थोड़ा सा इसने लास्ट का एक स्ट्रैंड बचा लिया है, और एक दूसरा न्यू स्ट्रैंड ये जो ग्रीन कलर से बना है ये नया स्ट्रैंड इसने बना दिया है दोनों ही में, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुरानी है और एक नई है जो बनी है, उसी की कॉपी करके, और बेसिकली एक डबल स्टैंडर्ड से दो डबल स्टैंडर्ड बन गए। मैथ्यू मिल्सन एंड फ्रैंकिन स्टाहल, नाम याद रखना प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट। परफॉर्म द बेसिक perform the following experiment in 1958 to prove कि DNA replicate semi-conservatively. This is what they did. They grew E. coli in a medium containing N15H4Cl. N15 is heavy isotope of nitrogen. तुम्हें पता है किसी भी बैक्टीरिया को किसी मीडियम में ग्रो करो तो वो चीज वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, उसको सोख के उसको खा के बेसिकली ग्रो कर जाता है, उसके लिए उसके आसपास ही के मटेरियल उसका खाना है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि N15 ही रखा आसपास, तो ओनली नाइट्रोजन सोर्स हो गया कई जनरेशन तक, तो वो N15 उसके अंदर इनकॉर्पोरेट, द रिजल्ट व्हाट, द N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। दिस heavy DNA molecule could be distinct from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride, ठीक है ना। हम सीजियम क्लोराइड में सिंट्रिफिकेशन करके हम वो कर सकते थे कि हाँ कि ये न्यू है और ये ओल्ड है, हम बेसिकली देख सकते थे डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी कि वही यार जो टेस्ट ट्यूब है ना इसको डाल दो सेंट्रीफ्यूज में ऐसे, मतलब ये देखो जो भारी होगा N15 हैवी आइसोटोप है ना, तो जैसे इसमें दो बन जाएंगे देखो, तो जैसे ये वाला ये जो है ये N14 है और ये मान लो N15 है, ठीक है ना। तो दो बन गए स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड नहीं, बेसिकली दो डेंसिटी के डिफरेंस हमें टेस्ट ट्यूब में दिख जाएंगे जब हम इसे गोल गोल चक्री घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूज में डाल के, ठीक है। तो हमें दिख जाएगा क्या कि सेपरेशन है, ये एक अलग टाइप का डीएनए, ये अलग टाइप का डीएनए, क्यों, क्योंकि हैवी है ना, वो लाइट है ना, तो डिफरेंस है ना, कुछ तो अंतर है ना, तभी तो वो सेपरेट हुआ ना अलग अलग लेयर्स में ना, समझो। The result was this N15 was incorporated into newly synthesized DNA. The heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by the centrifugation in cesium chloride density gradient. Please note that N15 is not a radioisotope. पहले हम रेडियो आइसोटोप से रेडियो एक्टिविटी से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, और हम डेंसिटी से भी देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एक की डेंसिटीज मतलब एक को हैवी कर दो एक को लाइट कर दो, तो उससे भी वो सेपरेट हो जाएंगे जब हम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो N15 रेडियोएक्टिव नहीं है, याद दिला रही एनसीईआरटी, एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का कोई खेला नहीं है। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू द मीडियम, अच्छा ओके, and took samples at various different time intervals and multiplied. Thus, the DNA was extracted from the culture, and one generation of the transfer N14 to N15, a medium that is after 20 minutes. E. coli divides in 20 minutes, had the hybrid or intermediate density. The DNA extracted from the culture from the another generation, thus 40 minutes, was composed of equal amount of hybrid DNA of light DNA. अब मैं तुम्हें ये डायग्राम से सब समझा देता हूँ, ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा, रेप्लिकेशन तुम्हें समझ आ चुका है कि रेप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब क्या है, रेप्लिकेशन से होता क्या है वो तुम्हें पता है। अब बस ये देखो, ये नॉर्मल डीएनए है, N15 डीएनए है, क्या है ये N15 डीएनए, ठीक है। ये तुम्हारा N15 डीएनए है, 20 मिनट में इक्वली डिवाइड करता है, मतलब एक बार रेप्लिकेशन हो जाता है, तो जनरेशन 1 है ये। इसमें आप देखो हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो N15 लिखा हुआ है, ठीक है, हैवी।
क्या हैवी, N15 हैवी है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको गोल गोल घुमाया होगा तो देखो ना पूरा नीचे कलेक्ट हो गया डीएनए, यहीं पर आ गया पूरा, यहीं पे कलेक्ट हो गया डीएनए, ठीक है। लेकिन जब हमने इस बैक्टीरिया को N14 मीडियम में रखा, मतलब ये जो 20 मिनट इसने बिताए ना, इसने N14 वाले मीडियम में बिताया, ठीक। तो जब हमने N14 वाले मीडियम में इसको रख दिया तो हमें क्या देखने मिला कि जो इसका जो जनरेशन 1 का डीएनए था रेप्लिकेशन के बाद, ये सोचो ना, इमेजिन करो ये स्ट्रैंड टूट के ऐसे गई होगी, ये स्ट्रैंड टूट के ऐसे गई होगी, ठीक है। और इसमें ग्रीन कलर से दिखाया है तो मैं भी ग्रीन ही से दिखा देता हूँ और पुराने डीएनए को रेड से ही दिखा देता हूँ। देखो ये पुराना डीएनए था, पुराना मतलब जब वो N15 में रहता था खुशी खुशी, ये स्ट्रैंड्स अलग हुए होंगे, है ना, ये स्ट्रैंड्स अलग हुए होंगे, ठीक है। इस पे नए स्ट्रैंड्स बन रहे होंगे। अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो मीडियम आसपास का यूज करेंगे, जब आसपास का मीडियम यूज करेंगे तो आसपास के मीडियम अब N14 वाला है, आसपास का मीडियम अब N14 वाला है। तो जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो कुछ ऐसे नहीं बन जाएंगे, N14 वाले ऐसे नहीं बन जाएंगे, ये N14 वाला स्ट्रैंड है, हल्का है बेसिकली। तो ये दो डीएनए बन गए ना, एक के दो हो गए, एक के दो तो होंगे ही ना, रेप्लिकेशन का मतलब ये होता। तो ये अलग हो गया एक डीएनए, ये अलग हो गया दूसरा डीएनए, ये ओरिजिनल जो था, तो 3 डीएनए हो गए। ये वाला तो खत्म हो गया, ये इसकी कहानी खत्म है ना, यही तो रेप्लिकेशन करके दो इसने बना दिए, एक खत्म। अब यार ये जो दो बने इनमें से एक स्ट्रैंड, जैसे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये तो भारी है ना, और ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हल्का है ना। तो ये एक हाइब्रिड सा डीएनए मिल गया, तो इसलिए इसको कह दिया हाइब्रिड, मिक्स मिक्स है दोनों का, ठीक है। इसके डेंसिटी ग्रेडियंट अलग होगा, ठीक है ना, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट अलग होगा यार, बेसिक सी बात है, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट बिल्कुल अलग होगा इससे। देखो ये एकदम नीचे आया क्योंकि इसमें N15 इनकॉर्पोरेटेड था, ये हैवी डीएनए था, और इसका ये जो हाइब्रिड बना, ये देखो थोड़ा सा ऊपर है, देखो रेड पहले वाला यहाँ पे था, ये ऊपर चला गया थोड़ा, क्योंकि इसका डेंसिटी थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इसका वेट कम होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें एक स्ट्रैंड हल्की एक स्ट्रैंड भारी है। ओके, वेरी नाइस, ग्रीन वाली हल्की है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन होगा इनका, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। देखो ये हाइब्रिड डीएनए बना रहा हूँ मैं, रुको, देखो ये हाइब्रिड डीएनए है, इसको मैं खोल देता हूँ नीचे से, ये खोल दिया, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ये खोल दिया, ठीक है। ये हाइब्रिड नहीं है, सॉरी, ये तो ओरिजिनल हो गया, हाइब्रिड बनाते हैं ना, हाइब्रिड बना रहे हैं हम। ये लो भाई, ये बन गया हाइब्रिड, ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये बन गया हाइब्रिड डीएनए। सिमिलरली सिमिलरली दो दो हैं, क्यों, क्योंकि पहली बार तो एक था, तो दो हो गए, जनरेशन 1 में दोनों बना देता हूँ मैं अगर तसल्ली के लिए तुम्हारे। ये लो भाई, दो हो गए, ठीक है, दो हो गए, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, क्या हमने मीडियम चेंज किया? नहीं, हमने मीडियम नहीं चेंज किया, मीडियम वही है, ठीक है, मीडियम अभी भी वही है। तो 40 मिनट जो लिखे हैं ना, ये भी उसी मीडियम में है जिसमें अभी तक था, यानी कि हल्के वाले मीडियम में। तो यार एक बात बताओ, क्या दोनों नई स्ट्रैंड ग्रीन बनेंगी? हाँ बिल्कुल ग्रीन बनेंगी, क्योंकि 14 में ही है, तो ग्रीन बना देते हैं फिर। ये लो बना दी, ये लो भाई बना दी, ये लो बना दी, ये लो भाई बना दी, ठीक। अच्छा तो जो नए डीएनए बने हैं, क्या उनमें कुछ आप देख पा रहे हो? मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये बेसिकली ये वाला एक न्यू हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है पुराने जैसा, पुराने से काफी सिमिलर है, काफी क्या बिल्कुल सिमिलर है। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये नया है थोड़ा सा, ये अभी तक नहीं देखा हमने, ना ओरिजिनल था ना फर्स्ट जनरेशन था, ये नया है, ये पूरा लाइट है, ये एकदम सबसे हल्का है भाई, ये भी सबसे हल्का, सेम सेम चीज होगी ना। और ये हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड ओरिजिनल था। अब देखो जो ओरिजिनल है वो तो उनकी कहानी खत्म हो गई,
वो तो खत्म, ये मर गया, ये मर गया भाई, ये खत्म, ये खत्म। वी हैव न्यू पीसेस। दिस इज वेरी, आई थिंक ये लाइट, एकदम लाइटेस्ट हो जाएगा ना, GHT, ठीक है, ये सबसे लाइट, और ये हाइब्रिड ही है ये, तो ये मिड में रहेगा, इसको मैं मिड लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये मिड में रहेगा। तो 50-50 मिड वाले बनेंगे और 50% ये बन जाएंगे लाइट वाले। तो ये हम अब देखो यार, ये चीजें तो मैं अभी तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, अब साइंटिस्ट लोगों को वैसे दिखेगा नहीं, इसीलिए वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज में वो देख पा रहे होते हैं कि हाँ, ये सेंट्रीफ्यूज का रिजल्ट है, और इसमें दिख रहा है कि ये हाइब्रिड वाला है, यहाँ पे ओरिजिनल वाले गायब, अब ओरिजिनल नहीं, खत्म, उनका खेल खत्म हो चुका है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं रहे अब। फिर ये एक नया इस बार देखने को मिला N14, देखो सबसे हल्का है, सबसे ऊपर है, समझे? तो अब देखो वहां पे लिखा है N14 वाला स्ट्रैंड वाले DNA, तो लाइट हो गया, समझे तुम? अब यही अगर तुम फिर से करो, मान लो फिर से करते हैं, फिर से 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर क्या बनेगा देखो, कोशिश करते हैं बनाने का, ये पूछ सकता है एग्जाम में, लाइक बनाने के लिए, या डायग्राम या किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। देखो मैं फिर से आगे बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज को। हमारे पास दो लाइट हैं, दो लाइट है, ये लो भाई, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, दो लाइट हो गए, और हमारे पास दो हाइब्रिड भी हैं, ठीक है ना, दो हाइब्रिड भी हैं, ठीक है, ओके, दिस इज ओके। तो अब जब ये मीडियम वही है, मीडियम चेंज नहीं कर रहे, तो मीडियम बस पहली बार चेंज हो तो फिर चेंज नहीं होता, वो वही रहता। तो अब जब ये रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, अब जब ये रेप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये अब मैं वैसे नहीं बना रहा, ऐसे ही बना देता हूँ, एक इसका प्रोडक्ट होगा, एक इस स्टैंड का प्रोडक्ट होगा, क्या दोनों ही बिल्कुल लाइट बनेंगे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल लाइट बनेंगे, इसका भी और इसका भी एक प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट ये रहा और इसका प्रोडक्ट ये रहा, वेरी गुड। अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो तो यही होगा, ठीक है, सिमिलरली इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो तो यही होगा, लाइट वाला, बट इसका जो प्रोडक्ट होगा तो उसमें एक स्ट्रैंड तो ये होगा, दूसरा लाइट हो जाएगा, लाइट मीडियम में ना, हो गया। देखो अब हमारे पास कितने हो गए भाई, देखो एक DNA लाइट वाला, एक और 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 DNA लाइट वाला, और हमारे पास हो गए एक DNA मिक्स्ड, एक DNA मिक्स्ड, तो दो DNA मिक्स्ड हो गए, और एक दो तीन चार पाँच छह DNA हो गए लाइट वाले, 8 टोटल, 4 का 8 हो गया। इस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये बनाने को पूछ सकता है कि बताओ थर्ड जनरेशन में कितने DNA लाइट, कितने DNA हैवी, कितने DNA हाइब्रिड। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि यार देखो, दो हाइब्रिड हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, दो हमेशा हाइब्रिड रहेंगे, बाकी बढ़ते जाएंगे, N14 वाले ही हमेशा बढ़ते जाएंगे। बाकी अगर क्वेश्चन में भाई मीडियम मीडियम चेंज करे तो तुम वो भी आई थिंक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है, बेसिक पता है ना, तुम्हें बेसिक पता होगा तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हो जाएगा, ठीक है। बस ये पढ़ लो, ये जो लिखा है, और ये फिर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ लो खुद से, फिर नीचे पढ़ते हैं। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन, तो ऐसा ही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया कि रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया गया था, और यही चीज की गई थी, सेम चीज, और was performed on Vicia faba, which is faba beans, by Tyler and his colleagues in 1958. The experiment proved that DNA is in chromosome also replicates, सेम चीज है, ठीक है।
The machinery and the enzyme in the living cells, such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzyme. The main enzyme is referred to as DNA-dependent DNA polymerase. डीएनए पे डिपेंड कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि वो डीएनए से ही डीएनए बनाएगा, since it uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. The enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nuclei in a very short time. The E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 base mass compared to the human, ठीक है, completes the process in 18 minutes. तो सोचो भाई कितना तेजी से काम हो रहा है, मतलब कि एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड भाई, दो पर सेकंड 2000 बेस पेयर बन रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड है। और नॉट ओनली डू दीज पॉलीमर्स हैव टू बी फास्ट तो हो गए, चलो ठीक है, दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन इन हाई डिग्री ऑफ एनी मिस्टेक इन रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन एंड दैट कुड इवन बी स्केरी। तो लीस्ट एरर होना चाहिए, लीस्ट, एकदम लीस्ट, जस्ट लाइक नीट। फर्दर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये इतना लंबा डीएनए है 2.2 मीटर, पूरा उसको रेप्लिकेट करना है, इट्स नॉट अ थिंग जिसमें बिना एनर्जी के काम हो जाए, एनर्जी तो रहेगा ना, लगेगा ना मतलब। तो जो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये डुअल पर्पस है इसका, एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन में एज अ लाइक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट होता है, फिर एक जिससे रिएक्शन होती है, तो बेसिकली सबस्ट्रेट है ना, तो मेरे पे ध्यान तो देखो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है ये, ठीक है ना, ये खुद न्यूक्लियोसाइड है यार, और ट्राइफॉस्फेट है इसके पास, तो 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा है। तो अगर हम 2 फॉस्फेट हटा दें तो हमें पहली बात तो एनर्जी मिल जाएगी बॉन्ड टूटने से, और फिर जब एक ही फॉस्फेट रहेगा तो अब तो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, तो उसे हम यूज कर सकते हैं डीएनए बनाने में। तो कहने का मतलब है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का 2 टर्मिनल फॉस्फेट से, जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट है, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। तो एटीपी जैसा काम है ना, जैसे ट्राइफॉस्फेट होता है उसमें एक एटीपी टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे 2 एटीपी है हमारे पास, ठीक है, ओके। और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं, जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंड लेंथ, मतलब पूरा डीएनए एक बार में नहीं तोड़ सकते तुम, तो बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन है वो स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिससे रेप्लिकेशन तो थोड़ा सा डीएनए खोलते हैं, वहां से काम शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जहां से खोलते हैं उस चीज को कह देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज ये 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत भूलता हूँ और ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है याद रखना। तो जो डीएनए डिपेंडेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये कह देंगे, ये ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट कितनी सही है गलत, तो मैं बोल देंगे कि भाई जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5, दैट इज 3 to 5 बोल देंगे, ठीक है। तो याद रखना 5 to 3 होता है, ठीक, ठीक है ना। मैं ऐसे याद रखूं कि जो डीएनए स्टैंड हम बना रहे थे अभी तक, उसमें जो शुगर ऐसे जो लग रही थी, तो वो उसमें ना ऐसे ऊपर एक ओ होता है, तो इसको हेड मान लो, तो ये 5 एंड होता है और ये 3 एंड होता है। तो हम सर से पैर जाता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो है ना, वो सर से पैर पे जाता है रेप्लिकेशन करते टाइम डीएनए के। सो द ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, उसकी जो पोलैरिटी है 3 to 5, द रेप्लिकेशन वहां पे कंटिन्यूस होता है। 3 to 5 मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब 3 to 5 कह रहा है, मतलब कि सीधा खड़ा है वो, तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूस है। वाइल ऑन द अदर स्टैंड वो डिसकंटिन्यूस है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, पहले ये पढ़ लेते। दिस कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय DNA ligase. The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Some regions are termed as origin of replication. It is because the requirement of an origin of replication, the piece of DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA. अब इसके लिए बायोटेक आनी चाहिए, ठीक है, बायोटेक आनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए। requires a vector. The vector provide the origin of replication. अब जो चीज है वो समझो। इन यूकेरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। इसको समझने के लिए सेल साइकिल आनी चाहिए। अच्छा ये देखो, ये डायग्राम देखो, ठीक है,
छोड़ो सेल साइकिल, छोड़ो बायोटेक, अगर नहीं पढ़ी तो ये देखो मेरे हाथ सामने जो है ये तुम्हारा रेप्लिकेशन फोर्क है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये भाई सीधा खड़ा है ये आदमी, सर इधर है, ये भाई सर, धड़, पैर, हाथ, डिस्को कर रहा है। ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा इस वाले स्टैंड पे जिसमें सीधा खड़ा है। कैसे? क्योंकि जो स्टैंड है वो 5 to 3 चलती है, बनती है, ठीक है ना। तो 5 to 3 बनेगी तो उसको कोई झंझट नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे 3 है पैर पे। तो वही एनसीईआरटी में लिखा है कि जो 3 से 5 स्टैंड है उसमें कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है 3 to 5 स्टैंड में। तो ये मत सोचना कि 3 to 5 मतलब 3 ऊपर 5 नीचे, नहीं। 3 to 5 मतलब 3 नीचे 5 ऊपर। मतलब जो सीधा खड़ा है, ऐसे याद रख भाई, कि जो सीधा खड़ा है, और याद रखना सर पे 5 है, पैर पे 3 है, ठीक है। तो जो सीधा खड़ा है उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, जो उल्टा है उसका काम उल्टा है, उसमें भी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन कर रहा है, बेसिकली ऐसे जुड़ता है, ये रेप्लिकेशन करता है, तो ये 5 to 3 ही चलता है। तो और स्टैंड हमेशा अपोजिट बननी चाहिए। तो जैसे 3 to 5 अगर इसका ऐसे है तो दूसरी स्टैंड ऐसे बनेगी ना। मतलब समझ रहे हो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, उस पर मत चले जाना रेप्लिकेशन पे, वो रेप्लिकेशन करने का डायरेक्शन है, मैं स्टैंड का डायरेक्शन बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टैंड इस डायरेक्शन में है तो दूसरी ऐसे ही बननी चाहिए ना। तो होता क्या है, होता क्या है, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। होता क्या है, शायद तुम समझ भी गए होगे कि 5 to 3 अगर ऐसे है तो 3 तो ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज ऐसे चलेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 जाता है, ठीक है, अपोजिट चलना पड़ेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, चक्कर क्या हो रहा है कि ये हो गया 3 to 5 ऐसे है, ठीक है ना। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज ऐसे चलेगा, मतलब जिस तरफ रेप्लिकेशन फोर्क खुलती जा रही है उस तरफ चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बनाता है 3 to 5, सॉरी ये बनाता है 5 to 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैसे बनाता है? 5 to 3, डाउन स्ट्रीमिंग है इसका, डाउन फ्लो है, 5 से 3 बनाता है, उल्टा चलता है, ठीक है। सर से पैर बनाता है ये। तो अब भाई सर से पैर बनाएगा, ये आदमी खुद सर के बल खड़ा है, तो सर से पैर ही ये बनाएगा, तो नीचे से बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। तो ऊपर से बनाना पड़ेगा। तो भाई ऊपर मतलब जहां से रेप्लिकेशन फॉर्क टूटी है वहीं से तो बनाएगा, ऐसा नहीं एकदम यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि वहां तो डीएनए जुड़ा हुआ है। तो ये जहां से भी शुरू करता है तो थोड़ा सा बनाता है, फिर थोड़ा सा बनाता है, फिर थोड़ा सा बनाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क खुलती जा रही है ना। पहले रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ तक बंद होगी, देखो जब मैं समझाता हूँ, पहले रेप्लिकेशन फॉर्क इतनी खुली होगी, तो मान लो इसने इतना पूरा एक बार में बना दिया, ठीक है। अब जब यहाँ बनाएगा, जब खत्म हो गया अब तो डीएनए, तब देखेगा पीछे, तब तक ये न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड यहाँ तक पहुंच चुकी होगी, और ये जो डीएनए है आपका ये पूरा खुल चुका होगा यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक खुल चुका होगा पूरा। तो अब क्या होगा कि जब जो ये वाला तो ये तो बना देगा खट्ट से, ये तो बना देगा, है ना, फटाक से। ये वाला जो है कंटिन्यूअस वाला यहाँ तक बन चुका होगा, मतलब ऐसे एक स्टैंड बन चुकी। लेकिन तब जब जब यहाँ से यहाँ तक बनाएगा पहला वाला, तब इसको याद अगर पीछे भी जाना है तो इधर से फिर बना के इधर आएगा, फिर यहाँ तो एंड हो जाएगा। तो ये बीच में जो गैप रह गया, ये गैप रह गया, इसको भरने के लिए वी हैव अ एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। तो इसीलिए यहाँ पे गैप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, अब तुम्हें समझ आया होगा ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ये जो स्ट्रैंड थी वो यहाँ तक होगी, ऐसे यहाँ से जुड़ी होगी, समझे। और यहाँ डीएनए बना, इतना बन गया, तब तक इतनी और स्ट्रैंड खुल गई, तो अब फिर से पीछे से शुरू हुआ काम। तो इस तरीके से होता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो बेसिकली दो चीजें याद रखो इसमें, ठीक है। तुम दो चीजें याद रखो। पहला, जो डीएनए है, अगर हम उसे सर से पैर खड़ा कर दें तो सर पे 5 होता है, पैर पे 3 होता है, ये डीएनए है। 5 3, सर से पैर इसलिए कह रहा हूँ कि जो राइबोस शुगर है वो ऐसे ही दिखता है, और उसके ऊपर एक ओ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, और इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इससे तुम्हें डायग्राम याद रहेगा, कभी डायग्राम के फॉर्म में पूछ लिया तो तुम कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है ना। और जो दूसरी ये होगी एक बात, बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या याद रखो कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो 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 रेप्लिकेशन कर रहा है, वो
सर से पैर जाता है, ठीक है ना। आई मीन पैर से सर जाता है, लेकिन अगर उस वे में बोले तो 5 से 3 बनाता है ना, तो सर से पैर जाता है, लेकिन नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा ना उसको, कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो, क्योंकि एंटी पोलैरिटी देखो 5 और 3 समझ गए ना। तो सर से पैर जाने का मतलब ये नहीं है कि सर से पैर जाता है ऑन द एक्चुअल डीएनए, सर से पैर जाने का मतलब है कि वो 5 to 3 बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, 5 to 3 स्टैंड बनाता है। ये याद रख लो यार, ये डायग्राम देख लो, ये मन में रख लो एकदम फोटो। डाउन स्ट्रीम जाता है, ऐसे याद रख लो। उसके लिए एनर्जेटिकली इजी पड़ता है, ऐसे कुछ कर लो दिमाग में, है ना। सेट करना है बात, कोई भी फालतू का रीजन देके सेट कर लो कि भाई एनर्जी कम लगती होगी 5 से 3 जाने में। आई नो बहुत फुद्दू बात है, कोई सेंस नहीं बनता, याद करने के लिए बहुत अच्छी है कि यार डीएनए पॉलीमरेज है, वैसे भी एनर्जी का बड़ा है ना दिक्कत है, तो यार डाउन स्ट्रीम जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे, यानी कि 5 to 3, ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ट्रांसक्रिप्शन, the process of copying a genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. Complementary governs the process of transcription, except adenosine complements new forms base pairs with uracil instead of thymine, ठीक है। Unlike replication, the transcription only segment of DNA and only one strand is copied into RNA. तो बेसिकली होता क्या है, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है ना। इसकी एक स्ट्रैंड कॉपी होती है, एक ही होती है। ये जो स्ट्रैंड है इससे एक आरएनए निकल जाता है, बस कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक का बना, एमआरएनए बन जाता है, आरएनए बन जाता है बेसिकली। ये जो स्ट्रैंड है इससे मान लो बन गया, अब ये एमआरएनए बन गया ना, अब ये फर्दर जाके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये फर्दर जाके प्रोटीन बना देगा। अभी प्रोटीन जहां भी है बॉडी में लग जाए। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस हैपेंस, ठीक है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं कि पहले जो डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ठीक है, ये रेड वाला पूरा डीएनए है, इससे बन गया, इससे एक पर्टिकुलर जो एरिया है, ये यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इससे बन गया अपना एमआरएनए। अब एमआरएनए ने बना दिया प्रोटीन। दिस इज द होल प्रोसेस हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड। अब ये प्रोटीन किसी भी एंजाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी इसका मेटाबॉलिज्म में कहीं रोल होगा, या कोई स्ट्रक्चरल चीज बॉडी में बना रहा होगा, ठीक है। अच्छा रीजन है, देखो एक बात कही इंसर्टेंट, बोला कि एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, जबकि एप्लीकेशन में दोनों होते थे ना, दो कॉपी नहीं कहूंगा मैं, सॉरी, एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, मुझे कहना चाहिए, कॉपी नहीं हो रहा है ना, कॉपी थोड़ी हो रहा है, एप्लीकेशन में कॉपी होता है, यहाँ नहीं हो रहा। तो कह रहा है इफ अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट मतलब जिससे कॉपी हो रहा है, अगर कॉपी बोल रहा हूँ फिर से, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अगर दोनों स्टैंड से होगा तो क्या होगा कि सेम आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब सेम भी नहीं कह सकते, आरएनए मॉलिक्यूल तो बनेंगे, दे विल ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आइडेंटिकल नहीं होता ना, इसलिए मतलब डिफरेंट सीक्वेंस के एमआरएनए बनेंगे। और इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, तो जो अमीनो एसिड्स बनेंगे दैट वुड बी डिफरेंट, मतलब कि पूरा यार चेंज हो जाएगा कि एक डीएनए कोई और प्रोटीन बनाएगा एक स्ट्रैंड, और एक दूसरा स्ट्रैंड कोई और ही प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन अलग बन जाएंगे। तो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है पूरी पूरी प्रोसेस की। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, वो स्ट्रैंड भले अलग हो, लेकिन वो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, और फिर वो आरएनए प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा। वो है ना, लिखा है दैट वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड अलग चीज है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा वो। ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो फिर मतलब बना क्या फिर, प्रॉब्लम फिर हुआ क्या, प्रोटीन ही नहीं बना, तो पर्पस ही क्या हुआ ये सब करने का। समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, जब तुम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं दोनों स्टैंड कॉपी होते हैं।
क्या प्रॉब्लम है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से, 2 मिनट लेकर। ठीक है, देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। अच्छा सुनो, मैं बेसिस को ना एटीजीसी नहीं लिखता हूँ, मैं उन्हें शो कर देता हूँ और मैं तुम्हें पहले ही क्लियर करके बता देता हूँ कि मान लो ब्लू ए है तो ग्रीन टी है, रेड जी है, येलो सी है, याद रखना। ठीक है, याद रख लेना भाई, ये बात नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है ना। अब देखो ये बॉक्स में डाल देता हूँ, ये याद रखना, ये कोई लोगो है क्या माइक्रोसॉफ्ट का? अच्छा ये तो देखो अब मैं ना डीएनए का एक जेनेटिक कोड लिख रहा हूँ, ये एक जेनेटिक कोड है, ये उसमें जितने ए हैं ये वो हैं, ठीक है, ये सारे एज हैं उसमें जेनेटिक कोड में, एक स्ट्रैंड में, ठीक है, और कहीं कहीं ज़्यादा हो सकता है। फिर येलो हो सकता है, ठीक है, फिर ग्रीन भी हो सकते हैं, पर ग्रीन जो है ना, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकते हैं, अरे ब्लू थोड़ी है, ब्लू हो गए, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है जेनेटिक कोड में। ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ी स्ट्रैंड हो गई बट ठीक है। अच्छा रेड, अच्छा मैं पूरी नहीं, इसको आधी ही मानो, ठीक है, उधर का नहीं बना रहा। अब देखो रेड के साथ क्या होगा, रेड के साथ ब्लू होगा, तो रेड के साथ ब्लू, येलो के साथ रेड, रेड के साथ येलो, येलो के साथ रेड, ग्रीन के साथ ब्लू, ब्लू, फिर से ब्लू के साथ तो ग्रीन, रेड के साथ अब येलो आ जाएगा, ब्लू के साथ रेड आ जाएगा, फिर रेड 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 रेड, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो रेड के साथ तो ब्लू बनाया मैंने, पर येलो के साथ आई थिंक ब्लू बना दिया, तो येलो के साथ ब्लू नहीं, रेड आएगा इधर, हो गया, ठीक है। पूरा स्टैंड नहीं बनाते हैं, थक जाएंगे भाई, इतना ही मानो, इतना कोई कंसिडर करो, ये तुम्हारा एक डीएनए है, ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। अच्छा अब देखो, अगर मैं नीचे वाले स्टैंड से इस वाले नीचे वाला जो है उससे अगर मैं एमआरएनए बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो ब्लू का रेड, फिर जो रेड है ब्लू, ठीक है, फिर क्या है, येलो है, तो येलो से येलो का रेड, ठीक है, फिर से रेड का येलो, ठीक है, और फिर से ब्लू आ गया तो ब्लू का ग्रीन है, ब्लू का तो पहले भी ग्रीन था, ये था गलती, ओके ब्लू का ग्रीन, ठीक है, अब सही है ना, रेड का ब्लू नहीं है, रेड का येलो, अरे यार, ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ, येलो का रेड, ओके ठीक है, कुछ ऐसा ही, ठीक है। अच्छा अगर वहीं ऊपर वाले स्टैंड का तो रेड है, तो रेड का क्या बनेगा, येलो बनेगा, ये ऊपर वाले स्टैंड का है हमारे ने, रेड का येलो बन गया, फिर येलो का क्या बनेगा, येलो का रेड बन गया, फिर फिर रेड आ गया तो फिर से येलो आ जाएगा, फिर येलो आ गया फिर से रेड आ जाएगा, फिर ग्रीन ग्रीन दो हैं तो दो ब्लू आ जाएंगे। अब देखो यार, इससे अच्छा तो मैं एटीजीसी लिख देता हूँ पर कोई नहीं, ठीक है, ये वाला एमआरएनए डिफरेंट है, ये वाला एमआरएनए, ये दोनों अलग एमआरएनए है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देख कि दे कांट बी लाइक, मतलब कि एक स्टैंड, एक तो मैंने गलतियां बहुत कर दी, एक दूसरा स्टैंड है, ये अलग एमआरएनए बनाएगा, ये दूसरा अलग एमआरएनए बनाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से वो हो जाएंगे। अच्छा लेट मी डू व्हाट, फिर से करते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, इस बार नहीं होगी गलती, ओके। ये डीएनए स्टैंड है, एक सेकेंड, ये डीएनए स्टैंड है, एटीजीसी करते हैं, एटीजीसी सही है,
कम कंफ्यूजन होता है। आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा, सही लगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, हाँ अगर तुम्हें आ रहा है तो स्किप कर दो पार्ट। ए टी ए सी जी ए टी सी जी ए सी टी ए टी जी सी टी ए जी सी टी जी, ये बन गया डीएनए। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है। अगर स्ट्रैंड 1 से मैं एक वो बनाऊं, स्ट्रैंड 1 से मैं स्ट्रैंड 1 से अगर मैं एमआरएनए बनाऊं तो कैसे बनाएगा? देखो, यू ए यू जी सी यू ए जी सी यू जी। समझ पा रहे हो मैंने क्या डिफरेंस है? मैंने टी की जगह बस यू लगाया, बाकी सब सेम है, बाकी पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो होता है। मैंने बस टी की जगह यू, यही अंतर है डीएनए एमआरएनए में। ठीक है, अब मैं, ये हो गया पहले स्ट्रैंड का एमआरएनए। ठीक है, अब मैं दूसरे स्ट्रैंड में, इसी प्रोसेस को तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और दूसरे स्ट्रैंड का, और ट्रांसलेशन अलग चीज है, वो हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। बहुत वो अलग ही चीज है। ठीक है, वो समझेंगे हम अच्छे से। अच्छा देखो, अच्छा ये बन गया, अब इसका बनाते। ठीक है, ए यू ए जी का सी जी। ठीक है, राइटिंग खराब, फिर से जी, नहीं एक सेकंड, नीचे वाला है ना, हाँ। तो पहले का हो गया ए, फिर यू हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर आ जाओ जी हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है ना, फिर यू हो गया, फिर सी हो गया, फिर जी हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया। अच्छा देखो प्रॉब्लम्स क्या है। पहली बात तो यार तुम्हारे सामने क्लियर है कि ये पूरा स्ट्रैंड और ये पूरा स्ट्रैंड सिमिलर नहीं है। दे वोंट मेक सेम प्रोटीन, ये सेम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड होता है एक चीज। ठीक है, आगे पढ़ोगे। हर एक प्रोटीन एक 3 बेस पेयर्स के लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे ATA कुछ एक प्रोटीन, जैसे आरएनए में देखो पहला वाला UAU, ये एक प्रोटीन बनेगा। GCU ये कोई और प्रोटीन बनेगा। AGC ये अलग प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, ये अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे सीक्वेंस। आगे तुम्हें समझ आएगा कैसे। अभी हम दूसरा एमआरएनए देखते हैं। AUA ये अलग प्रोटीन बनेगा, UAU अलग बनाएगा, AUA अलग बनाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, वो वाला स्ट्रैंड अलग प्रोटीन बना रहा है, ये वाला अलग प्रोटीन बना रहा है, तो चीजें सिमिलर कैसे हो सकती हैं? बहुत डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, तुम्हारा पूरा प्रोटीन ही खराब बना है, गलत बना है। तो इसीलिए एक स्ट्रैंड हमेशा डीएनए की कॉपी होती है, ना कि 2, और वही जीवन भर होती रहेगी। क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमें बस एक टाइप का प्रोटीन चाहिए। तो जेनेटिक कोड इसी तरीके से डिजाइन है कि एक टेम्पलेट कॉपी हो। और ये तो हो गया पहला पॉइंट, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है यार, अगर तुम ध्यान से देखो, क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है जीवन में? हाँ करती है, डबल स्टैंडर्ड DSRNA, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री है यार। AU AU UA GC CG UA AU GC CG UA GC। अरे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया भाई। ये लो, अब कैसे ये आगे की प्रोसेस में पार्ट लेगा? ये तो बैठ जाएगा डबल स्टैंडर्ड में, स्टेबल हो गया।
यही प्रॉब्लम है, यही समझाना चाह रहा था कि क्यों सिर्फ एक स्ट्रैंड ही ट्रांसलेशन में पार्ट लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। थक गया। देखो छोटी सी बात थी, कोई नहीं, काफी टाइम लग गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अ यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए डिफाइंड प्राइमरी बाय द थ्री रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। तीन चीजें होती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है और एक टर्मिनेटर होता है। तीन चीजें, बेसिक बेसिक चीजें। ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इजी है। ट्रांसलेशन है असली दर्द जीवन का, वो आ जाएगा समझ, वो भी आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन समझो पहले। There is a convention in defining two strands of DNA in a structural gene of transcription unit. The DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only in one direction. अच्छा, ये भी by downstreaming है, याद रखना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाता था, वैसे ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक नया आरएनए बनाता है उसी स्ट्रैंड से डीएनए की, किसी भी एक स्ट्रैंड से डीएनए की। ठीक, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में, जो कि 5 to 3 5 to 3 5 to 3 5 to 3 डाउनस्ट्रीम। ठीक है ना, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब ये मत समझ लेना कि ये कोई टेक्निकल वर्ड है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 to 5 का एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड आल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो 3 to 5 ऐसे होता है, एक स्ट्रैंड ऐसे होता है, आगे डायग्राम होगा 3 to 5, इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। नीचे कोडिंग स्ट्रैंड होता है 5 to 3, डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड। डीएनए इससे बनता है कोडिंग स्ट्रैंड, लेकिन इसे कहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती हैं चैप्टर की, बट ध्यान मत दो। ठीक है, स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है 3 to 5 होगी, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट मतलब जिससे आरएनए बनेगा, जिससे आरएनए बनेगा, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड आल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट। द अदर स्ट्रैंड व्हिच हैज पोलैरिटी 5 to 3 शो सीक्वेंस सेम आरएनए विल शो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, शो द सीक्वेंस सेम एज आरएनए विल शो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्विंग का, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दो। बेसिकली क्या कह रहा है कि जब, जिस मान लो तुमको डीएनए का स्ट्रैंड दे दिया, तुमको टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया, तुमको कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया, फिर तुमसे कह रहा है कि ये बताओ इस स्ट्रैंड से आरएनए जो बनेगा उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा होगा। तो तुम कुछ मत करना, तुम बस कोडिंग स्ट्रैंड को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना और वहां पे थाइमीन की जगह यूरेसिल रख देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, जब एमआरएनए बनेगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री है वैसा ही तो आरएनए बनेगा, मतलब उससे कॉम्प्लीमेंट्री ही तो आरएनए बनेगा। और जैसे A is equal to B, so and B is equal to C, so A is also equals to C। तो ये ट्रिक इसमें लग रही है, अभी नहीं समझ रहा, आगे डायग्राम के साथ समझाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेंजली this strand which does not code for anything is referred to as coding strand। वाह वाह, क्या बात है। all these reference point while defining all the reference point while defining a transcription is made with coding strand। सारे भाई रेफरेंसेस हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम पे लेते हैं, बट मेन खेल हो रहा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में। अब देखो, ये थक गया यार बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, गले फट जाते हैं। कहाँ थे, हाँ देखो, ये रहा भाई, देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड। एटीजीसी 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 एटी, पता नहीं कितना है, एटीजीसी है पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, टीएसीजी 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 टीएसीजी, कोडिंग स्ट्रैंड। तुमसे मैंने पूछा, सुनो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, मुझे बताओ कि जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो तुम बोल देना मुझे, भैया जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, उसको ले लो, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड जो है ना 5 से 3 एंड वाला लेफ्ट साइड से, उसको कॉपी पेस्ट कर दो और टी की जगह यू लिख दो। मतलब मैं दिखाता हूँ,
मतलब कि ये वाला स्ट्रैंड, इसको कॉपी पेस्ट कर दो आंसर में और कह दो UACG। UAC मैं पता इसको देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसको देख के पढ़ रहा हूँ। UACG, टी की जगह बस यू पढ़ो, टी नहीं मत पढ़ो, टी मत पढ़ो, ठीक है। टी की जगह क्या पढ़ो, यू पढ़ो, ठीक है। UACG 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 है, देखो UACG 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 बेसिकली कोडिंग स्टैंड ही तो है ये, बस टी की जगह यू है। और ऐसा क्यों हुआ पता है तुम्हें? ऐसा इसलिए हुआ बरखुरदार। अब पूरा वो पढ़ते हैं, पूरा मतलब प्रोसेस क्या हुआ एक्चुअल में। ये तो ट्रिक हो गई ना आंसर बताने की कि आरएनए का जेनेटिक सीक्वेंस क्या होगा, उसकी ट्रिक हो गई। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, सब कर देंगे। देखो देखो भाई, जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है यही क्या एमआरएनए बनाएगा? जी हाँ। तो क्या ए का कॉपी, ओके, तो मान लीजिए आप यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया, इसने यहाँ से पूरा है ना चलना शुरू किया, ठीक है। तो ए का क्या बनेगा? वो ए का यू बनेगा। टी का क्या बनेगा? टी का ए बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ना बनाएगा। जी का क्या बनेगा? जी का सी बनाएगा। सी का क्या बनेगा? सी का जी, यूएसी जी। वही तो बना, वही तो बना, एक ही तो बात हुई, यूएसीजी तो बना। अब ये हो गया कि चलो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री खेलना पड़ेगा। एक का यार टी होता है, लेकिन आरएनए है तो यू होगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा टी का तो ए होता है, ए लिख दो। फिर आप सोचोगे जी का सी होता है, सी लिख दो। फिर आप सोचोगे सी का जी होता है, जी लिख दो। आप ऐसे सोचोगे, इससे अच्छा क्यों ना आप कोडिंग स्टैंड जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ही है। बस टी की जगह यू कर दो, ठीक है। समझ गए होगे यार, मैं बहुत ज्यादा समझा देता हूँ कभी कभी, बहुत बेसिक सी बात होती है। अब ये फोटो देख लो, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड का आप याद रखिए कि जिस तरफ प्रमोटर लग जाए, जिस तरफ प्रमोटर लग जाए वो उसका 5 एंड कोडिंग स्टैंड कहलाता है। कोडिंग स्टैंड वही है जहां प्रमोटर लग गया, जिस तरफ प्रमोटर चल रहा है। बेसिकली 5 to 3 चलता है कोडिंग स्टैंड, ऑल रेफरेंसेस आर टेकन फ्रॉम कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर ऐसे चलेगा, प्रमोटर ऐसे चलेगा, जहां प्रमोटर लगा वो 5 एंड है कोडिंग स्टैंड का। तो कोडिंग स्टैंड अपने आप में कोई स्टैंड नहीं है, जहां प्रमोटर लग गया और जिस तरफ चल रहा है, तो उसकी उल्टी साइड जहां जो 5 वाला है वो कोडिंग स्टैंड है, और जो टेम्पलेट स्टैंड है जो 3 वाला है। तो आप ये याद रखिए कि प्रमोटर जिस तरफ लगा उस तरफ जो 3 वाला है वो टेम्पलेट स्टैंड है, और जो 5 वाला है वो कोडिंग स्टैंड है, और टर्मिनेटर दूसरी साइड होता है अपोजिट। और टर्मिनेटर से प्रमोटर के बीच में पूरा आरएनए बनेगा, और जो आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्टैंड से बनता है, ये ठीक है। तो प्रमोटर, द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जहां पे लगे हुए हैं उसके बीच का पूरा क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड एट द 5 एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। देखो हम 5 एंड कह रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में भैया? कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में। हम सारे रेफरेंसेस कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, भले वो कोडिंग नहीं करता, रेफरेंसेस उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। In DNA, it is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. It is the presence of a promoter and transcription unit that also defines the template and coding strand. जो मैंने समझाया, by switching its position with terminator, the definition of coding and template strand will be reversed. The terminator is located at 3 and downstream of the coding strand and it usually defines the end of the process of transcription. तो अब नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन से कंटिन्यू करेंगे।